नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। कांग्रेस ने हाल में 2 राज्यों की चुनावी हार के बाद कारणों की तलाश भले ही ना की हो, पर पार्टी के आला नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए के एंटनी ने अपने तजुर्बे से एक इशारा जरूर किया है। एंटनी मानते हैं कि सिलसिलेवार हार का कारण एक बड़े जनसमूह का भरोसा खोना है। जीत के लिए जरूरी है कि पार्टी अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि पर सबका भरोसा कायम करे। आखिर एंटनी के इस बयान को किस तरह समझा जाना चाहिए? क्या अब पार्टी दलित और अल्पसंख्यक के वोट बैंक से अलग हटकर हिंदुत्व का फॉर्मूला अपना सकती है? क्या राहुल गांधी के नए फरमान में दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और इस कड़ी में आने वाले तमाम नेता एंटी आरएसएस हिंदुत्व पर बयानबाजी बंद करेंगे? रहा सवाल मुद्दों का, तो क्या पार्टी में दबी जुबान में चर्चा असल में चिंता बनकर उभरी है? और क्या सच में कांग्रेस को भी हिंदुत्व की चिंता है? जानेंगे आज चर्चा में। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। आपको सावधान करना चाहती हूँ। ये देश आगे बढ़ेगा। आज के इशू पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता अनिल शाह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम चिंतक प्रोफेसर हसन साहब हमारे साथ होंगे और विश्लेषक डॉक्टर जीसी जाखड़ साहब इस चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर और झारखंड को लेकर एक और बीजेपी जश्न में डूबी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर अपनी हार के लिए कारण तलाशने में जुटी है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने अपने एक ताजा बयान में कांग्रेस की रीति नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। जहां पहले कांग्रेस के लिए एंटनी ने नियम कायदे तय करते हुए कुछ सिफारिशें दी थी, तो इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता को लेकर ही सवाल किया है। स्ट्रेंथनिंग रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। केरल में एक बैठक को संबोधित करते हुए एंटनी बोले कि चुनावी नतीजे बताते हैं कि पार्टी की धर्मनिरपेक्षता पर जनता का भरोसा कम हुआ है। केरल में कांग्रेस के दफ्तर पर हुई मीटिंग के दौरान एंटनी ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता में लोगों का भरोसा कम हुआ है। साथ ही उन्होंने पार्टी को इसकी जांच का मशवरा भी दे दिया। एंटनी ने इशारा किया कि पार्टी को आगे बढ़ने के लिए एक जनसमूह का भरोसा फिर से हासिल करना चाहिए। क्या एंटनी हिंदुओं की ओर इशारा करना चाहते थे? जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद वोटों की ध्रुवीकरण की बात हुई, महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद जम्मू और झारखंड में जैसे बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, तो वो क्या कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता बनी है? अब तक दलित और अल्पसंख्यकों के लिए खुलकर बोलने वाली पार्टी को क्या अब अपने ही नेताओं को फिर से ट्रेंड करना होगा? क्या धर्मांतरण के ताजा विवाद में कांग्रेस की खास सक्रियता नहीं होने के पीछे एक वजह ये भी है? एंटनी के ताजा बयान को आखिर किस तरह से सोचा और समझा जाना चाहिए? क्योंकि सवाल देश की सबसे बड़ी पार्टी और इस पार्टी के उन मतदाताओं का भी है जिन्हें कई मर्तबा अपनी उम्मीद की आखिरी किरण कांग्रेस में दिखाई पड़ती थी। सुनील जी, सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहूंगा, क्या आपकी पार्टी अब बीजेपी की राह पर चलने के लिए तैयार है? अश्विनी, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐतिहासिक तवारीख के पस मंजर में भी छिपी हुई हैं। कुछ चीज़ें देखिए, कांग्रेस के ऊपर इस ढंग के जो आरोप हैं या इस ढंग का जो पब्लिक परसेप्शन है, ये कुछ नया नहीं है। मैं 1940 की बात करना चाहूँगा, जब पूरे देश भर के अंदर कम से कम मुस्लिम लीग लगातार एक प्रचार किया करती थी कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है। आज आरएसएस और संघ परिवार के कुछ लोग लगातार। सुनील जी देखिए, इस बार मुस्लिम लीग का सवाल नहीं है कि एंटनी का बयान का जिक्र कर रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता मैं आपको वहां बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप कुछ ही बात कहेंगे, उस बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो बात है कि अब पिछले कुछ सालों के अंदर आप समझिए 25 से 30 सालों के अंदर लगातार संघ और संघ परिवार का एक दुष्प्रचार कांग्रेस के खिलाफ रहा है कि वो लगातार हमारे, क्योंकि कांग्रेस केवल एक कांग्रेस का एक वाद है,
न वो मैं उस न- पर न नहीं वो जाऊंगा, मुझे तो हिंदूवाद एंटनी के अंदर बयान का विश्वास- मायना आप बता हाँ, दीजिए, क्या समझा जाए। वही आपको मैं बताना चाह रहा हूं, वही बात बताना चाह रहा हूं। न कांग्रेस हिंदूवाद में विश्वास करती है, न कांग्रेस मुस्लिमवाद में विश्वास करती है। कांग्रेस राष्ट्रवाद में विश्वास करती है, और राष्ट्रवाद के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो टूल है वह उसकी धर्मनिरपेक्षता। देखिए 120 करोड़ लोगों को इकट्ठा रखना एक बहुत बड़ी बात है। 5 लोगों के परिवार को रखना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। ये 120 करोड़ लोगों का कुनबा है। अब 120 करोड़ लोगों के कुनबे को इकट्ठा रखने के लिए कांग्रेस के पास जो सबसे मजबूत हथियार था वो था इसका धर्मनिरपेक्षता। मैं दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों ने, जिनका अपने कथित इंटरेस्ट थे, उन्होंने इस धर्मनिरपेक्षता जो कि पूरे देश को जोड़े रखने का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, महत्वपूर्ण टूल है, उसको ही भोतरा करने की चेष्टा की। और निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है, ए.के. एंटोनी जो बात कह रहे हैं उसमें एक बात में दम है कि कहीं ना कहीं पब्लिक परसेप्शन एक ऐसा डेवलप करने की चेष्टा की गई है कि कांग्रेस केवल एक अल्पसंख्यकवाद की बात करती है। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, बड़ी संजीदगी से बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बहुसंख्यकवाद में विश्वास करती। मैं आपके इस बयान को नोट करता हूं, मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं आपके पास आऊंगा शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके पथ पर आती हुई लग रही है आपको कांग्रेस? नहीं साहब, कांग्रेस जो है शुरू से जनता में एक डर पैदा करके, सांप्रदायिकता की बीजेपी के ऊपर हमेशा मोहर लगा करके, और ये कोशिश करती रही है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो उनको मिलता रहे। जी, इस बार अल्पसंख्यकों ने इनकी असली पहचान कर ली है, और बहुत सारे जो अल्पसंख्यक हैं, कुछ गरीब किसान लोग हैं जिनको ये डरा करके कि बीजेपी आपका भला नहीं कर सकती किसी स्थिति के अंदर, वो लोगों ने भी इस बार बीजेपी की को वोट दिए हैं। और इसी कारण से अब कांग्रेस इस आधार पर यह सोचने की मजबूर हो रही है कि तुष्टीकरण की नीति को छोड़ना पड़ेगा, और सभी लोगों को एक साथ लेके, जो कि नरेंद्र मोदी का सपना है और नरेंद्र मोदी का मेन उनका था कि सबका साथ सबका विकास, उसी नारे के लिए, और अब कांग्रेस भी उस ओर सोचने पे मजबूर हो रही है। जी चलिए, शौकत साहब हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। शौकत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि सबको साथ लेकर चलने वाली है। जी, बीजेपी पार्टी ऐसी है कि जो एक चेहरे के हिसाब से एक चेहरा 5 साल चला सकता है, बाद में दूसरा इनका कोई नेता नहीं है। जी, नरेंद्र मोदी एक नेता है इनका, बाकी बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो इनको लंबी लेन तक लेकर जा सकता है, 20 साल चला सकता है, 10 साल चला सकता है। डीडवाना से शौकत अली साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे और उनकी राय आपने जानी। शुक्रिया शौकत साहब। मैं हसन साहब अब आपके पास आऊंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अल्पसंख्यक किसी भी पार्टी के लिए मसला हो, एक वोट बैंक बन के रह गया आज? मुस्लिम्स वोट तो डालते ही हैं जी, और सरकार बनाने के लिए वोट तो चाहिए, और अगर मुस्लिम ये सोचते हैं कि हमारे वोट से सरकारें बनती हैं तो ये भी गलत है। और अगर मुस्लिम ये चाहते हैं कि उनके साथ में न्याय हो तो ये कोई अन्याय वाली बात नहीं है। भारत के विभाजन के बाद में जो हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का प्रमुख उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों ने जो हमारा आर्थिक शोषण किया था उससे हमें छूट मिले जी, और हमें लड़ा करके 2 देश बन गए। वो 2 देश क्यों बने, वो एक लंबा इतिहास है जिसमें कांग्रेस के अंदर ही कुछ प्रकार के तत्व थे, और अब तो आया जाए बहुत ओपन हो गई, बीजेपी से कांग्रेस में बीजेपी में, तो इनका जो चेहरा है दोनों पार्टियों का आपके लिए थोड़ा दोनों सा में कोई फर्क नहीं है? नहीं, मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको समझाने की बात कह रहा हूँ आपसे। कोई भी हिंदुस्तान का आदमी जो रोजी रोटी के लिए त्रस्त है, वो ये चाहेगा कि सरकारें गवर्नेंस करें। मोदी का सिर्फ नारा है, और नारेबाजी से देश आगे नहीं चलता है, काम से चलता है। आप पानी की क्वालिटी देख लीजिए, आप फूड की क्वालिटी देख लीजिए, आप मकानों की हालत देख लीजिए, पब्लिक की सेफ्टी देख लीजिए। इन सब चीज़ों के लिए दोनों सरकारों के अंदर 19-20 का फर्क रहा है, और करप्शन पे ज़्यादा जोर इनका रहा है। जनता को कहीं पर भी रिलीफ, जो अंतिम आदमी है अंत्योदय स्कीम के बावजूद भी जो है उसको कोई भी जो है भली प्रकार हसन से साहब, नहीं ये आपने मिला। हकीकत बयान की जी, हकीकत बयान करी, लेकिन मेरा सवाल एंटनी साहब के उस बयान को लेकर है। माइनॉरिटीज़म का या अल्पसंख्यकवाद का तो एक हवा जो कि हिंदुस्तान में 1925 से एंटी मुस्लिम, देखिए आरएसएस का जो मुख्य ध्येय था, अगर आप हिस्ट्री देखें, कम्युनिज्म जो कि इक्वलिटी की बात करता है, मुस्लिम जो बराबरी की बात करता है, और क्रिश्चियंस, जी,
ये तीन उद्देश्य इनके रहे ये इनके खिलाफ है, और वो बताता है कि बीजेपी का क्रोनिक कैपिटलिज्म के साथ में अटूट संबंध है। आपको ध्यान है कि आरएसएस को बनाने वाले 5 चितवन ब्राह्मण थे पूना के, और वो ये चाह रहे थे कि हमारा जो आर्थिक कंट्रोल है उच्च जाति का वो बना रहे, और वो अभी भी बना हुआ है, और वो उसमें कोई पार्टी का फर्क नहीं है। एंटनी साहब के ताजा बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर वो कहते हैं कि बड़े जनसमूह की कांग्रेस को चिंता करनी पड़ेगी, बड़ा जनसमूह तो पहले भी उनके साथ था, लेकिन अब ऐसा क्या जुड़ गया? एंटोनी की जो इमेज है पूरे हिंदुस्तान में वो ये कि ईमानदार आदमी है, ये चीफ मिनिस्टर रहा है। अब इस ईमानदार आदमी से, और वो चूंकि कैथोलिक है, उनसे कहलवाया गया है कि कांग्रेस को जो है वो सेकुलर बन करके सबके लिए न्याय करे, पर ये इसमें मीडिया की भी शरारत है कि वो कहलवाना चाहता है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों का पक्ष ले रही है या माइनॉरिटी ले रही है। ईमानदार की बात ये कि माइनॉरिटी की जो कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन है, सिंस इंडिपेंडेंस 5-4 फैमिलीज को छोड़ दीजिए, मुझे आप बता दीजिए कौन आदमी है, मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूं तो क्या कितने होंगे? तो ये भ्रम है ये, और गैबल की तरह से कह करके बार बार, चलिए मैं ये भ्रम कैसा है और क्यों इस भ्रम के चक्कर में एंटनी फंस गए, मैं इस पर बात करूंगा। प्रहलाद जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपका क्या कहना है? नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद चाहता हूं कि आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। जी शुक्रिया सर, बताइए। अभी सामने लिखा हिंदुत्व की चिंता जी, मैं 90% खुली मजदूरी सफाई श्रमिक जो है वाल्मीकि समाज के जी, उनकी रक्षा के लिए उनके हितार्थ निःशुल्क कार्य सेवा में लग रहा हूं जी। आप स्वयं बताएं कि ये जो मजदूर है सफाई श्रमिक, क्या इनको हिंदुओं का दर्जा हिंदू दे रहे हैं क्या बराबर का? जी। और आज तक क्या कांग्रेस ने इनके लिए किया, क्या बीजेपी इनके लिए कर रही है? प्रहलाद साहब ये बिल्कुल ये कहने में तो 1 मिनट साहब जी, अभी मेरे से पूर्व वक्ता श्रीमान ने फरमाया कि जो पिछले छोर पर खड़े हैं जी, ये पिछले छोर का बात तो सब कहते हैं, लेकिन खुल के नाम क्यों नहीं बताते हैं कि ये जो श्रमिक है जो सबकी सेवा कर रहे हैं, 100 रुपए रोजाना में जो लाइन के अंदर उतर रहे हैं, नंगे वो के बदन वो के, सब देख रहे हैं, सब नहीं देख रहे हैं क्या उनको? जी। कौन बोल रहा है उनके लिए? आज तक कोई बोला किसी ने? बिल्कुल ये एक मसला है प्रहलाद जी, बिल्कुल ये मसला है, लेकिन जो आज कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ सवाल है उस पर मैं फिर लौटना चाहूंगा। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बात हम आपकी भी करेंगे लगातार। जाखड़ साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, एंटनी साहब की पहचान क्या कांग्रेस की कमजोरियों को खुलकर बोलने वाले एक नेता के तौर पर आप मानेंगे, या फिर जिस तरह से हसन साहब ने जिक्र किया कि उनकी पहचान अब उस नेता के तौर पर है जो मीडिया के दबाव में आकर कुछ बोल देता है? ये मैंने नहीं कहा कि मीडिया दबाव में कर, देखिए जी जी, प्लीज बी ए गुड एंकर, है ना, लेट्स नॉट प्ले अर्णब गोस्वामी। वी रिस्पेक्ट यू। मेरा सवाल यही है, मेरा यहाँ आने का मतलब, मैं जब आता हूँ मीडिया में तो आई मेक श्योर कि टीवी जो है बायस नहीं है, तो मेरी जुबान मेरी रहेगी, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको पूरा मौका देंगे हसन साहब, और ये मंच इसी के लिए पहचाना भी जाता है। नहीं करें आप जी बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। देखिए सर, जैसे एंटनी साहब है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये विचारधारा है, जैसे कांग्रेस की है, बीजेपी की है। जब आज़ादी से पहले से जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी दौरान जैसे 1907 में जो अपने क्या बोलते हैं उसकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसी समय एंटी मुस्लिम के रूप में आरएसएस आता है, भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना होती है। कांग्रेस की विचारधारा जैसे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, उसी रेफरेंस धर्मनिरपेक्षता आज जो पार्टियां अल्पसंख्यक की बात कर रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं कर पा रही। कई पार्टियां तो अल्पसंख्यक दलितों को समझ लेती है कि दलित है, और भी कई जो जातियां हैं उनको अल्पसंख्यक समझ लेती हैं। कांग्रेस की पार्टी के रेफरेंस की विचारधारा समझे तो कांग्रेस की विचारधारा क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में भी चिंता शुरू हो गई है? जिस तरह से सिलसिलेवार हार, यूपी का जिक्र कर लीजिए, यूपी में हार हुई, उसके बाद मिशन महाराष्ट्र बनाए, हरियाणा में चुनाव हार गए, वहां उससे पहले लोकसभा चुनाव, और अब ताजा जम्मू कश्मीर हो या फिर झारखंड, क्या ये एक चिंता है? क्योंकि ध्रुवीकरण की लगातार बात होती आई है वोट बैंक के। दूसरी बात देखो, अभी जो हार की बात बता रहे हैं आप, बीजेपी की विचारधारा जैसे प्रारंभ में हिंदुत्व की थी, हिंदू राष्ट्रवाद का वो ही रेफरेंस लेते जो यूरोपियन कंट्री में नेशनल का लिया जाता है।
अब बीजेपी की जैसे गठबंधन राजनीति आ गई, अब इस गठबंधन राजनीति विचारधारा उसकी बदल गई, हिंदुत्व से आगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद की बात आपने की, दो जिक्र है, पहले सुनील जी ने भी राष्ट्रवाद की बात की और दूसरा राष्ट्रवाद आप बता रहे हैं, क्या दोनों में समानता है? राष्ट्रवाद जैसे कांग्रेस भी राष्ट्रवाद पर बात कर रही है। राष्ट्रवाद का रेफरेंस, राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग होती है। अलग अलग पार्टी के लिए या अलग अलग नेता के लिए? विचारधारा पार्टी की, जो पार्टी के संस्थापक हैं उसकी विचारधारा के अनुसार अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने मायनों के हिसाब से। सुनील जी, ये बात एक है, राष्ट्रवाद की आपने बात कही तो मैं आपको एक छोटा सा पुराना एक कोट करना चाहूंगा। गुरु गोलवलकर ने एक पुस्तक लिखी, वी आवर नेशनलहुड डिफाइंड, और वी आवर नेशनलहुड डिफाइंड के अंदर उन्होंने राष्ट्रवाद को बहुत अच्छे से परिभाषित किया बिना दबाव छुपाव के। उनका ये कहना था कि इस देश के अंदर प्रथम श्रेणी के नागरिक होने का हक केवल हिंदुओं को है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद, कांग्रेस का एक राष्ट्रवाद डिफरेंट ढंग का राष्ट्रवाद है। हमारा ये मानना है कि इस देश के 120 करोड़ लोगों को बरोबर हक है, भले ही वो कोई भी हो। मैंने किसी भी कांग्रेस को राष्ट्रवाद वर्ड आज तक यूज करते हुए नहीं सुना है, पहली बार सुन रहा हूं। आपने नहीं किया होगा। इस देश को हमने आजाद दिलाई है, इस देश की आजादी का हमने बहुत बड़ा बलिदान का हमारा इतिहास है, और इस राष्ट्र के लिए जितना काम कांग्रेस ने किया होगा उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया। और जो लोग क्षमा मांग के उस टाइम बाहर आए, जिन्होंने ईमानदारी की बात तो यह है कि लगातार ये कहा कि 1942 के आंदोलन से हमें शरीक ही नहीं होना चाहिए, ये बात है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पूरे 1885 से लेकर 1947 तक हर आंदोलन को हमने जगाया। तो इस देश के अंदर राष्ट्रवाद पैदा ही हमने किया है। अगर राष्ट्रवाद की बात की जाए कि भारतीय राष्ट्र राज्य का अगर स्थापना की बात करें तो कांग्रेस। अनिल जी, आप भी बता दीजिए आपका राष्ट्रवाद। मदन जी, आप बने रहिएगा चर्चा में जी। ये अभी जो वर्तमान में चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि कांग्रेस हिंदुत्व की ओर आ रही है कि नहीं आ रही है, और ये रीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने हर जगह मात खाई है। देखिए, बीजेपी हमेशा कहती रही है कि उनका राष्ट्रवाद हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से बात नहीं करते, हिंदू को वो बोलते हैं हिंदुत्व एक जीवन शैली है, हिंदुत्व एक जीवन शैली है जो कई बार आरएसएस ने और बीजेपी ने बहुत डिटेल के अंदर इसकी व्याख्या की है, बताई है। लेकिन ये क्लेम करना कांग्रेस की ओर से कि केवल राष्ट्रवाद की, हसन साहब ने जो अभी कहा कि किसी कांग्रेसी को उन्होंने आज तक राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल करते नहीं देखा, अगर इस मंच पर सुनील जी इस राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इसकी परिभाषा को क्या एंटनी की वो चिंता है उसके मुताबिक गढ़ा जा सकता है? देखिए, मेरी बात सुनो अश्विनी, आप बात को अच्छी तरह आप समझिएगा कि कांग्रेस या ए के एंटोनी की चिंता केवल एक बात है कि जो रॉन्ग परसेप्शन जो फैलाया जा रहा है, जो एक परसेप्शन है फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस। मुझे आप सुनील जी ये बता दीजिए, किस बड़े जनसमूह को छिटकने का डर ए के एंटोनी जता रहे हैं? देखिए, अच्छी तरह आप समझिएगा समस्या कहां से आन पड़ी है और कहां से ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात हो रही है। बात एक है कि कांग्रेस जिसने हमेशा एक बात को लेकर चली, कांग्रेस की 120 करोड़ जनता का ये देश है, अगर इस किसी भी ढंग से अगर गोयबल्स की तरह अगर ये बात अगर प्रचारित की जा रही, लगातार ये बात रिपीटेडली बोली जाए कि कांग्रेस केवल मुसलमान, कांग्रेस मुसलमान, तो इसके कारण एक परसेप्शन डेवलप हो गया। आप एंटनी को क्यों भूल जाते हैं? आप देखिए, एंटोनी यही कह रहे हैं कि परसेप्शन। चलिए, मदन जी हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से जुड़े, मैं उनको सुनना चाहूंगा। मदन जी, आपकी क्या राय है? कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए, ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यूपी की उस रिपोर्ट का जिक्र करेंगे जिसमें ए के एंटनी ने अपनी रिपोर्ट के जरिए, शीला दीक्षित उसमें थी, सुशील कुमार शिंदे उसमें थे, उसमें कुछ कारणों का हवाला दिया था। क्या कारण थे, ब्रेक के बाद उन पर बात करेंगे, और क्या वो कारण अब की हार से जोड़े जा सकते हैं? चर्चा जारी रहेगी। पार्टी विशेष द्वारा ये गलत प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस एक समाज को सपोर्ट करती है। कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो हमेशा सर्वधर्म समभाव को साथ लेकर चलती है। आप देखिए क्या करते हैं आने वाले समय में। आपको सावधान करना चाहती हूँ। ये देश आगे बढ़ेगा, देखिए क्या करते हैं आने वाले समय में। आपको सावधान करना चाहती हूँ। ये देश आगे बढ़ेगा, हिंदू महासभा। आज इस चर्चा में आपसे हमारा सवाल है कि क्या कांग्रेस की चुनावी हार के पीछे हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है? FirstIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। जयपुर से GS चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। बताइए चौहान साहब।
मैं साहब ये सारे जो बैठे हैं अभी बात कर रहे हैं जी, और सारी जनता जो है इनको कोई 1-2 साल नहीं, उनको 60-65 साल तक देखा है जी। और ये जो कांग्रेस रही है जी, ये जैसे कोई फूलों के बाग में बम्बुड़ का पेड़ होता है ना, वैसे ये कांग्रेस रही है, जैसे गांधी परिवार। और ये सारे उस बम्बुड़ को सींचने में लगे रहे और इनका पेड़ पौधे पे ध्यान नहीं रहा जी। तो इन्होंने हमेशा पूरा मतलब 60-65 साल कभी राष्ट्र का नाम आप किसी ने भी सुना हो इनके मुंह से, सिर्फ एक नाम सुना, गांधी। नाम कई हो सकते हैं लेकिन गांधी सेवा इन्होंने की है। और आज यहाँ जो देश की स्थिति है वो ये है कि पूरे विश्व के अंदर हिंदू, तो आपको पता है कितने देशों में हिंदू हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर की स्थिति को ऐसा अजीबो गरीब बना दिया, हिंदू से हिंदू को लड़ा दिया। और पूरे विश्व के अंदर ईसाइयों की मुसलमानों की लड़ाई है, वो पूरा विश्व देखता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की स्थिति को पलट दिया। और यहाँ हिंदू मुस्लिम को आपका सवाल समझ गया चौहान साहब, शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। हसन साहब, AK एंटनी की रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहा था और हवाला दे रहा था मैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के हार के बाद जब कमेटी ने सबसे राय मशवरा किया और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की, उसमें 2 बड़ी चर्चाएं थी। पहला था मुस्लिम आरक्षण का मसला, जिस पर पार्टी ने चिंता जाहिर की और कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से मुखर होकर मुस्लिम आरक्षण की वकालत की, उसके कारण ये खामियाजा हुआ और वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। और दूसरा बाटला हाउस एनकाउंटर, जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हुई उसका इम्पैक्ट पड़ा और ये कारण हुआ कि बसपा वर्सेस कांग्रेस की जगह ये चुनाव वोटों में ध्रुवीकरण के जरिए बदला और वो लोग जब लोकसभा चुनाव आए उसमें एक बड़े वोट बैंक के तौर पर बीजेपी के खाते में चला गया। इस बात से कितना इत्तेफाक रखेंगे आप? देखिए, आप राष्ट्रीय इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की इलेक्शन की बात कर रहे हैं या यूपी इलेक्शन की बात कर रहे हैं? यूपी इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन पर भी दोनों की बात कर रहे हैं जी। देखिए, यूपी इलेक्शन में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, चूंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, राजस्थान के गोपालगढ़ के इंसिडेंट का बहुत फर्क पड़ा है जी। मैं मानता हूं और ये मैंने पता भी लगाया है। ये जी। उसकी विवेचना में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये सिंबॉलिक मर्डर मैसाकर था ये गोपालगढ़ के अंदर 10 लोगों की मर्डर जो है। सुनील जी, उस वक्त और उससे राजस्थान की सरकार भी डर गई थी। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो मुजफ्फरनगर में और 2-3 जगह पे जो बीजेपी ने या आरएसएस ने जिस प्रकार से ध्रुवीकरण किया है, उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, क्योंकि कांग्रेस तो अपना धर्मनिरपेक्ष चेहरा दिखाना चाहती है। वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान के अंदर इसका प्रोविजन है कि ये देश जो है वो सेकुलर है, ये है। पर बीजेपी ने इसका किया है और बीजेपी चूंकि साधु संतों और पैसे वाले बिजनेस कम्युनिटी को मोबिलाइज हमेशा करती रही है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी मानी जा रही है। और योगी आदित्यनाथ जैसे मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदार क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को हमने पार्लियामेंट में रोते हुए भी देखा जब उनको पकड़ा गया था। तो इस प्रकार के लोगों की वजह से ध्रुवीकरण हुआ है। और कांग्रेस तो उसको कहते हैं ना, सांप सूंघ जैसा है, ये न तो लड़ सकती और शायद ये लड़ना भी नहीं चाहती, और जो भी इन्होंने कुछ किया है उसके ऊपर ऐशो आराम करे, तमाशा देख रही है। अगर ये इतनी बड़ी पुरानी पार्टी लड़ना चाहे। हसन साहब, क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि एंटनी साहब लगातार जो चिंताएं जताते रहे हैं उस पर पार्टी ने गौर नहीं किया, और ये जो मसाइले मैंने आपके सामने रखे वो भी एक चिंता का बड़ा कारण है? एंटनी साहब को ये राय देना चाहूंगा, छोटा आदमी हूं, मैं राय देना चाहूंगा कि आप गुड गवर्नेंस, मोदी वाला नहीं, वो तो नारेबाजी है, सिर्फ मैनाटम जाके डांस करवा देना, ये इससे गवर्नेंस नहीं है ये, और अभी तो लफबाजी ही हो रही है ये। एंटनी साहब को ये चाहिए कि अपनी सरकारों को जहां पर भी हैं और बनाना चाहते हैं, तो जो बेसिक मुद्दे हैं, अभी किसने मजदूर का उठाया था जी, मजदूर, दलित और जो गरीब हैं जिसमें मुसलमान भी आते हैं, उनके मुद्दों को ईमानदारी से लड़े। कॉस्मेटिक लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि यहाँ के कितने लोग उससे जुड़ सकते हैं, और बीजेपी का जो बेस बना हुआ है, गरीब को जो है तलवार तो दे दी, रोटी नहीं दी, गरीब को मंदिर तो दे दिया, उसको पानी नहीं दिया। ये जो आरएसएस के द्वारा जो दक्षिण राजस्थान में हो रहा है, चावल खिला के उनको लड़ा दिया है ना, घी खुद पी गए।
तो ये कांग्रेस समझ क्यों नहीं रही है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही बात। बिल्कुल, मैं सुनील जी उससे उस पर आपसे जवाब लूं उससे पहले मैं शाह साहब का भी रुख करना चाहूंगा और शाह साहब से भी जानना चाहूंगा। कांग्रेस की बड़ी चिंता का कारण ध्रुवीकरण है और ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार आप हैं, क्या ऐसा है? मुद्दा अभी जो चुनाव में डिफीट कांग्रेस की हुई है उसके लिए ध्रुवीकरण की और हिंदुत्व की जो बातें आ रही है, मैं मुद्दा ये बताना चाहता हूं कि ये इनके पास कांग्रेस का नेतृत्व का अभाव है। अकाल था पिछले 10 साल के अंदर और घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार चरम पर, महंगाई की इतनी मार, जनता ने उसका परिणाम दिया है इनको। आप ब्रेक पर जाने से पहले ध्रुवीकरण की बात को मान रहे थे और बोल रहे थे कि ध्रुवीकरण के कारण कांग्रेस की हार हुई है। आपने कहा कि लोगों का भरोसा छिटका है और अब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये तीनों कारण ऐसे हैं जिन कारणों से और बड़ी वजह क्या रही? मेरी डिबेट का इश्यू आज बड़ी वजह है, बड़ी वजह क्या रही? बड़ी वजह यही तीनों कारण है जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और आज कांग्रेस हिंदुत्व की बात कर रही है केवल इसलिए कि इन तीनों कारणों से, क्योंकि नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व आज नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता जो है, उसने 15 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है। उसने विकास की गंगा बहाई है गुजरात में, गुजरात का मॉडल आज देश भर में लाने की प्रयास किया जा रहा है और इसी का जनता ने विश्वास किया। मेरे कहने से और कांग्रेस के कहने से या किसी पार्टी के लीडर के कहने से नहीं, जनता ने 120 करोड़ में से जितने वोटर हैं उन लोगों ने इस चीज को माना है, स्वीकार किया है और नरेंद्र मोदी की और एक आशा की किरण देखी है उन्होंने और उन पर विश्वास जताया है, उनकी नीतियों पर विश्वास जताया है और इसी कारण से वोट मिला है। कोई सांप्रदायिकता की अलग बात करता है, कभी विभाजनकारी नीतियों की बात की गई है। हसन साहब, पहले मैं हसन साहब का रुख करूंगा। मदन जी प्लीज आप बने रहिएगा, डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। हसन साहब, ये हमारे कान पक गए गुजरात मॉडल के बारे में सुनते सुनते जी। अभी एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले हमने टीवी पे सुना था, देखा था और जिम्मेदार टीवी चैनल के ऊपर जी कि एक जवान बच्ची ने, लड़की ने, 25-30 साल की लड़की ने कहा कि मैं अपने आप को बेचना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप की खिदमत करने, मेरे पास कुछ है नहीं। ये काला धब्बा है गुजरात मॉडल के ऊपर। चलिए, ये बयानबाजी नहीं चलेगी आप जी। महिला शिक्षा, पानी, है ना, इन सब के अगर हेल्थ, इन सब के इंडिकेटर को अगर देखा जाए तो गुजरात वे डाउन है। अब मैं आपसे से जानना चाहूंगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ अश्विनी, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि जो इस चीज के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कांग्रेस क्या हिंदुत्व की तरफ लौट रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कांग्रेस, देखिए अच्छी तरह मैं राष्ट्रवाद के एक सिक्के के दो पहलू है, एक सिक्के पर बीजेपी अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, दूसरे पर कांग्रेस हर ढंग के कट्टरवाद के खिलाफ है। एक तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, चाहे वो कट्टरवाद इस्लामिक कट्टरवाद हो, चाहे वो कट्टरवाद हिंदू कट्टरवाद हो। और कांग्रेस ने तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। आजादी से पहले हम इस्लामिक सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लड़ रहे थे और उस जमाने में पूरे की पूरी मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग से संबंधित जितने भी घटक थे वो हम पे ये आरोप लगाया करते थे। जनाब यही तो कह रहे हैं, आपकी धर्मनिरपेक्षता पर अब भारत की जनता को भरोसा नहीं रहा। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जब मुस्लिम लीग हम पे ये कहती थी कि हम हिंदू पार्टी है और आरएसएस हमें कहती है हम हिंदू मुस्लिम पार्टी है, यही हमारी निष्पक्षता का सबसे बड़ा नहीं, आज आपके धर्मनिरपेक्षता पर सवाल है। देखिए, ये हमारी निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सुनील जी, आज आपकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल है, मुझे उस पर जवाब चाहिए। अश्विनी, केवल बात हुई है, केवल एक बात हुई है कि केवल लगातार ये रिपीट कर करके बार बार के बोल के कल एक झूठा प्रचार करके प्रचारित करने की चेष्टा। आज आप पर मुस्लिम समर्थक या फिर हिंदू विरोधी होने का आरोप नहीं लग रहा, आप पर कहा जा रहा है कि जो सेक्युलरिज्म आप कर रहे हैं उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, आप सेक्युलर नहीं है, ऐसा आरोप लगा आप पर। आप अच्छी तरह समझिए, सेक्युलर अच्छी तरह समझिए, सेक्युलरिज्म जो है वो सेक्युलरिज्म राष्ट्रवाद की सबसे बड़ा हथियार है, इसके अलावा कोई दीगर हथियार नहीं। साहब आपके सामने हकीकत रख रहे हैं। निरपेक्ष जो है छद्म क्यों है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। कांग्रेस का अगर कांग्रेस का छद्म धर्मनिरपेक्षता होती तो हसन साहब इंडिया में नहीं होते। और कांग्रेस देखिए धर्म के आधार पर मैं कारण बता देता हूं सुनील जी, मैं आपका दोस्त हूं और मैं आपका भला चाहता हूं, आपकी पार्टी का। मैं बता रहा हूं, जब इंडिया के अंदर 747 जंबो जेट चालू हुआ था तो खोपरा फोड़ करके उसका उद्घाटन हुआ था। कांग्रेस राज के अंदर सरस्वती वंदना, दिया जलाना, ठीक है साहब, भूमि पूजन करना, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम उसमें जुड़ सकते हैं। पर ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि न तो गवर्नर हाउस में, न प्राइम मिनिस्टर हाउस में, न चीफ मिनिस्टर हाउस में न मंदिर होगा न मस्जिद होगी, और वो सब जगह मिलते हैं। आज एक बाग गार्डन आप देख लीजिए, कहीं पे मस्जिद होगी, कहीं पे मंदिर होगा, गुरुद्वारा और चर्च कहीं पर भी नहीं होंगे, क्योंकि छोटा समाज है, इनको जमीन ढंग से मिली हुई है। मैं समझता हूं कि इस हिंदुस्तान के लिए अभिशाप है कि सड़क सड़क के ऊपर मंदिर, मस्जिद, दरगाह ये बना रखा है।
इन्होंने पब्लिक स्पेस ले रखा है और वही हमारी चिंता का विषय है। पहले कांग्रेस ये इन चीज़ों के ऊपर क्लियर हो जाए। हम इनको आरएसएस और बीजेपी की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये अपना खुद शुद्धिकरण कर ले कि हम सेकुलर हैं और हमारा मतलब ये, मुसलमानों को छोड़ दीजिए आप, वो आप करेंगे तो भी शायद नहीं हो पाएगा। आप उनको उनके भाग्य पे छोड़ दीजिए, उनको सिर्फ सेफ्टी दे दीजिए, सुरक्षा दे दीजिए कि कमा के खा सकते हो। न तो उनको आप नौकरी दीजिए, न उनको आप शिक्षा दीजिए, जो भी कुछ करें कर लेंगे, उनको आप सेफ्टी दे दीजिए। हर एक इंसान को आप सेफ्टी दे दीजिए। हिंदुस्तान में काबिल लोग हैं, वो अपना भला कर लेंगे। पर ये खून की राजनीति करते हैं दोनों पार्टी और ये बांटने की बात करते हैं। हमें सावधान होना पड़ेगा दोनों पार्टियों का। इनका दोनों पार्टियों का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है इस देश को बचाने के लिए। मैं सुनील जी आपसे जवाब लूंगा। मदन खटीक साहब काफी देर से हमारे साथ चित्तौड़ से, बताइए मदन जी। हेलो जी मदन जी, इंतजार काफी करना पड़ा, माफी चाहूंगा, बताइए। आपके स्टूडियो में जो बीजेपी के लीडर बैठे हुए हैं उनसे है जी कि एक तो सवाल उनसे ये है कि जो आरएसएस है जी, चलिए ब्रेक के बाद आप फिर से कनेक्ट हो जाइएगा, डिस्कनेक्ट हुए। जाखड़ साहब, मैं छोटे में आपकी राय जानना चाहूंगा, ब्रेक पर जाना। जो पूरा मसला चलता आया है, दरअसल जो सेक्युलरिज्म की बात हो रही है, धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है, क्या आज की राजनीति में इसके जरिए वोट लिए जा सकते हैं? और क्या दोनों पार्टियों को इस बात की चिंता भी है और पता भी है? नो डाउट इसी आधार पे वोट बटोरे जा रहे हैं। जैसे अभी बताया आपको मैं, जैसे राष्ट्रवाद की बात की थी पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले धर्म के साथ जाके या ये दोनों का, कांग्रेस की और बीजेपी दोनों राष्ट्रवाद को किस तरह डिफाइन करे, वो दोनों बात बताना चाह रहा हूं मैं। वैसे राष्ट्रवाद एक आइडिया, एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद जो यूरोपियन कंट्रीज है, नेशन स्टेट की धारणा है। बीजेपी राष्ट्रवाद को जोड़ रही है हिंदुत्व के साथ, और कांग्रेस का राष्ट्रवाद था वो धर्म के साथ ना होकर वैसे राष्ट्रवाद था, और बीजेपी का था हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। राष्ट्र तो है ये, लेकिन सारा हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। उसी के आधार पे बीजेपी अकेली लीड करते चली हुई, लेकिन अब गठबंधन राजनीति आई, उसमें राष्ट्रवाद की उसकी परिभाषा चेंज हो गई। इस दौरान जो ध्रुवीकरण हुआ वो कहीं इफेक्ट कर रहा है? मैं सुनील जी आपसे जवाब लूंगा ब्रेक के बाद, मैं बस छोटे में जानना चाहूंगा। यानी कि जैसे आगे बढ़ रही है बीजेपी, अब गठबंधन राजनीति आई, वो राष्ट्रवाद हो गया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी हिंदुत्व। चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पर जा रहे हैं, कुछ ही देर में वापसी होगी, बने रहिए बिग फाइट लाइव में। कांग्रेस पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं नहीं लगता कि कांग्रेस की हार के पीछे के हिंदुत्व इतना बड़ा मुद्दा रहा है। ये तो जो बीजेपी वाले जो लोग थे, उन्होंने लोगों को गुमराह करके एक ऐसा आडंबर रचा जिससे कि जनता को गुमराह किया गया। दूसरों की टांग खींच के आगे बढ़ना नहीं है, दूसरों के लिए काम करके आगे बढ़ना है, जो कि कांग्रेस की नीति है। आप देखिए क्या करते हैं आने वाले समय में। आपको सावधान करना चाहती हूँ। ये देश आगे बढ़ेगा